Hello students, welcome to the sixth video lecture of Business Research Tools. My name is Dipandi Mishra and I will teach you first module of Business Research Tools. In this particular module, we have completed certain topics and the last topic that we completed was research process. In this particular video, we are going to complete two topics that is criteria of good research and the problem faced by researcher in India. So without delaying, let us start with the topic. This is the first topic that we have to study in this particular video lecture, criteria of a good research. Let me tell you that this is a very important question and often in semester examination and also in sessional examination we have seen this question and it is important because it is asked that a subject that you are studying, research, what are the criteria that makes that subject, that process important and good. Okay, so what are the criteria that defines that process to be good? These are the criteria which we have to comply with while conducting our research to make our research more objective and more important, more good, more qualitative. So these are the points that we have to cover. Number first one is that good research is systematic. The good research that uh, the research that you do should be systematic. If you remember in the last video lecture we have completed that the whole research process consists of some steps and these steps are properly systematically followed one after the another. ऐसा नहीं होता है कि हम पहले स्टेप पे थे और फिर हम फिफ्थ स्टेप पे आ गए, फिर हम फोर्थ स्टेप पे आ गए, फिर हम सिक्स्थ स्टेप पे आ गए. ऐसा नहीं हो सकता है. देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो और हमें उसको बिल्कुल वन बाय वन ही फॉलो करना होता है. कोई भी स्टेप अगर हम स्किप करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा रिसर्च का प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो शायद क्वालिटी वाइज उतना अच्छा ना हो पाए और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ एरर डिफेक्ट्स आते रहेंगे. इस वजह से जो आपका गुड रिसर्च है वो हमेशा सिस्टमैटिक होता है, जो उसके स्टेप्स हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं. सेकेंड वन इज गुड रिसर्च इज लॉजिकल. हमेशा जो आपकी रिसर्च होती है, अच्छी रिसर्च होती है, वो हमेशा लॉजिकल होती है. उसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है. किसी पर्टिकुलर बहुत ही इलॉजिकल टॉपिक सा उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है. ऑल्दो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं रिसर्च में, तो आप बहुत सारे टॉपिक देखेंगे, बहुत सारे नए और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग टॉपिक्स होते हैं, बहुत इनोवेटिव टाइप के टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा और क्यूरियस बहुत आपको वो टॉपिक कर देंगे. तो बहुत अलग अलग टाइप के भी टॉपिक्स होते हैं. बट जो भी टॉपिक आप लीजिए वो चाहे कितना भी इनोवेटिव हो, कितना भी क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा हो कि अपने अपने रीडर्स के अंदर, बट वो हमेशा ही लॉजिकल होना चाहिए. कभी भी आपको ऐसा कोई रिसर्च, किसी भी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च नहीं करनी चाहिए जो इलॉजिकल हो. थर्ड वन इज गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल. एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि जो आपकी अच्छी रिसर्च होती है वो हमेशा सपोर्टेड होती है आपके डेटा से. तो कभी भी आपका रिसर्च बिल्कुल हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो क्लियर होना चाहिए. बहुत ज़्यादा जो डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, दैट यू हैव टैब्यूलेटेड एंड द इंटरप्रिटेशन दैट यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम दैट डेटा, everything should support the result of that particular research. तो आपका जो रिसर्च है, अच्छा रिसर्च है, उसका जो रिजल्ट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास हमेशा डेटा होता है. So in short we can say that good research is empirical. Fourth one is that good research is replicable. रेप्लिकेट करना, बार बार किसी चीज़ को कॉपी करना, रिपीट करना. तो जो अच्छी रिसर्च होती है वो हमेशा कॉपी की जा सकती है क्योंकि वो बहुत ही ऑथेंटिक काम होता है. जो काम बहुत ऑथेंटिक होगा, जिसमें एरर बहुत ही कम होगी और जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा जिसका, ऐसे ही रिसर्च को आप रेप्लिकेट करेंगे. तो अच्छी रिसर्च का सबसे एक और क्राइटेरिया ये होता है कि अच्छी रिसर्च हमेशा रेप्लिकेट की जाती है. कोई नया रिसर्चर है जो रिसर्च करना चाहता है, वो लिटरेचर सर्वे करता है, जो उसके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर अवेलेबल होते हैं पहले उसको पढ़ता है अच्छे से, उसको सर्वे करता है. तो जब वो उसका सर्वे करता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ता है, तो उसमें से कई सारी चीज़ें वो कॉपी करता है और मेंशन भी करता है कि हमने इस पर्टिकुलर राइटर के इस पर्टिकुलर आर्टिकल से हमने इन सारी चीज़ों को कॉपी किया है. ठीक है. वरना
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको प्रॉपर्ली लॉफुली आपको मेंशन करना होता है कि आपने किस रिसर्चर के काम को कॉपी किया है, और उसके बाद फिर आपने अपना जो काम किया है वो भी उसमें आप ऐड ऑन करके दिखाते हैं कि आपने क्या नया कंट्रीब्यूट किया इस पर्टिकुलर रिसर्च में। तो जो अच्छी रिसर्च होती है वो रेप्लिकेबल होती है, वो इतनी ऑथेंटिक होती है कि उसको रेप्लिकेट किया जा सके, जो नए नए रिसर्चर है वो उससे हेल्प ले सकें, उसमें से चीज़ों को कोट कर सकें, कॉपी कर सकें अपने रिसर्च वर्क में भी। Then fifth one is the purpose of the research should be clearly defined and common concepts should be used. तो आपका जो रिसर्च का पूरा प्रोसेस है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो अचीव करना चाहते हैं आप उस रिसर्च के थ्रू, वो आपका बहुत ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इसी वजह से एक अलग सा सेक्शन होता है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च का, जो आपके रिसर्च के पूरे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है कि आप इस पर्टिकुलर रिसर्च को करने से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। ओके, then the research procedure used should be described in sufficient details to permit another researcher to repeat the research for further advancement, keeping the continuity of what has already been attained. देखिए, जब जो आपका रिसर्च का प्रोसीजर है वो बहुत ही अच्छे खासे डिटेल के साथ वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स होता है आपका वो रिपीट हो सकता है, लेकिन जो आप टॉपिक ले रहे हो, जो पहले से जिस पे रिसर्च हो चुकी है, आप हमेशा उसमें कोई नया एस्पेक्ट, कोई नई चीज़ खोजना चाहते हो। जब आप रिसर्च कर रहे हो, वो अच्छा खासा 3-4 साल 5 साल का प्रोसेस है, तो आप हर हाल में ऐसी चीज़ रिसर्च करना चाहोगे, ऐसी चीज़ खोजना चाहोगे, ऐसा कंक्लूजन डिराइव करना चाहोगे जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करे, वो जो सोसाइटी में किसी नॉलेज को ऐड ऑन करे। तो आप जो अच्छी रिसर्च होती है उसमें इतने सारे डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कि आप उन डिटेल्स की हेल्प ले सकते हैं, और उसके आगे की जो रिसर्च है, जहाँ तक रिसर्च हो चुकी है उसके आगे की रिसर्च आप कर सकते हैं। तो आप अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस में, प्रोजेक्ट में ये शो कर सकते हैं कि ये रिसर्च यहाँ तक पहले हो चुकी थी, अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको और एडवांस लेवल पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ओके, सो a good research has sufficient data, and that permits the researcher, the new researcher, to further conduct the research and to take that particular research to an advanced level. Then the procedural design of the research should be carefully planned to yield results that areas objective as possible. जो डिज़ाइन है, प्रोसीजरल डिज़ाइन है, जो प्रोसीजर है आपके पूरे रिसर्च का, बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए। वन आफ्टर द अदर जो स्टेप्स होते हैं वो सारे आपके बहुत ही वेल डिफाइंड होने चाहिए। और जैसी आपकी रिसर्च है जिस टाइप की, वेदर इट इज़ एक्सप्लोरेटरी, वेदर इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, वेदर इट इज़ लाइक साइंटिफिक, जो भी रिसर्च है आपकी, उसके हिसाब से उसका पूरा प्रोसीजर डिजाइंड होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको सारा काम करना होता है, सो दैट आप जो रिसर्च से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर पाएं। The researcher should report with complete frankness flaws in procedural design and estimate their effect upon the findings. जो रिसर्चर है उसको अपने रिसर्च में पूरी फ्रैंकनेस के साथ बताना होता है कि क्या क्या लिमिटेशंस थे आपके इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस में। हो सकता है कि आपका जो रिसर्च था वो बहुत ही कम एरिया में आपने किया हो, बहुत ही कम सैंपल के साथ किया हो, या जो भी कोई हो सकता है रीज़न हो आपका जिस वजह से आपने बहुत ही कम सैंपल के साथ रिसर्च आप कर पाए। जो भी रीज़न होता है, you have to with complete frankness you have to show them, you have to tell them, so that जो फाइंडिंग्स पे उसका असर आया होगा, जो इफेक्ट हुआ होगा, वो फर्दर जो रिसर्चर हैं वो उस चीज़ को समझ पाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके साथ लिमिटेशन ये थी कि आप अपने सिटी से बाहर जाके नहीं रिसर्च कर सकते थे, तो आप जिस एरिया में हो, लखनऊ में हो मान लीजिए, तो आपने लखनऊ में ही अपनी पूरी की पूरी रिसर्च को कर लिया। अब आपने यहाँ पे अपनी रिसर्च में ये लिमिटेशंस में दिखा दिया कि हमने जो रिसर्च की है वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ एरिया तक ही कन्फाइंड है, सिर्फ लखनऊ की के लोगों की हमने रिसर्च की थी, तो हमें ये कंक्लूजन डिराइव हुआ है। अब जो नेक्स्ट रिसर्चर्स होंगे वो इस लिमिटेशन को अच्छे से जानते होंगे, तो अगर वो चाहते होंगे कि वो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कर पाए, तो वो लखनऊ के आसपास का या शायद हो सकता है पूरे इंडिया को ही कवर करके वो रिसर्च कर लें। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक अच्छे रिसर्च, एक गुड रिसर्च का क्राइटेरिया ये होता है कि द रिसर्चर हु हैज डन दैट रिसर्च हैज टू with complete frankness has to disclose that what are the flaws or what are the limitations of this particular research. Okay, the analysis of data should be sufficiently adequate to reveal
its significance, and the methods of analysis used should be appropriate. The validity and reliability of the data should be checked carefully. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत कम डेटा के साथ आपने रिसर्च ना किया हो। इसके अलावा जो मेथड आपने यूज़ किया है, जो स्टैटिस्टिकल टूल आपने यूज़ किया है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली हो, वो बिल्कुल ऐसा हो कि एप्रोप्रिएट हो, उसको उस आपके रिसर्च को सूट करे। जैसे मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक रिसर्च है तो हम लैब में करेंगे, सोशल साइंस का रिसर्च है तो हम फील्ड में करेंगे, क्वेश्चनायर फिल करवा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि यहाँ पे आपको जो आपका मेथड होता है एनालिसिस का वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना चाहिए, और इसके अलावा जो डेटा है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब सफिशिएंट अमाउंट में चूज करना चाहिए या कलेक्ट करना चाहिए। ना डेटा कम पड़ना चाहिए, ना डेटा बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। द वैलिडिटी और एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा शुड बी चेक्ड केयरफुली, और जो आपका डेटा है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वो रिलायबल डेटा हो, वो वैलिड डेटा हो। आप मान लीजिए बैंक एम्प्लॉयज़ पे कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे केस में किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से क्वेश्चन आयर फिल करवा रहे हैं तो शायद वो अच्छे से नहीं बता पाएगा, तो रिलायबल डेटा वो नहीं दे पाएगा। तो रिलायबल डेटा का मतलब ये है कि जो उस स्टडी में इन्वॉल्व है आप उन्हीं से डेटा लीजिए, ठीक है, उन्हीं सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करिए। तो जो आपका अच्छा रिसर्च होता है उसकी ये क्वालिटी होती है कि डेटा उसमें इनफ होता है, जो स्टैटिस्टिकल टूल या जो एनालिसिस के लिए हमने टूल यूज़ किया है वो बिल्कुल इनफ होता है, इसके अलावा रिलायबल और वैलिड डेटा उसमें यूज़ होता है। 10th one is conclusions should be confined to those justified by the data of the research and limited to those for which the data provide an adequate basis. So here it is said that when you derive a conclusion from your research, the conclusion should be justified by the data. The data that you have should support the conclusion that you have derived from the research. अगर ऐसा है कि आपने कोई ऐसा कंक्लूजन डिराइव कर लिया है जिसके रिगार्डिंग कोई भी डेटा आपने पूरे के पूरे अपने प्रोजेक्ट में, अपने रिसर्च में मेंशन नहीं किया है, तो उस कंक्लूजन को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपका जो कंक्लूजन है वो डेटा के थ्रू अच्छे से जस्टिफाइड होना चाहिए। Then 11th one is greater confidence in research is warranted if the researcher is experienced, has a good reputation in research and is a person of integrity. तो जो आपका रिसर्च है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल तभी ज़्यादा होता है, उसके सही होने का जो गारंटी है वो तभी लिया जा सकता है जो जब जो रिसर्चर हो वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, उसे एग्जैक्टली पता हो कि रिसर्च किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से जो एरर्स आते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी रिसर्च में, और उसका रेप्यूटेशन हो, उसको अच्छे से पता हो किस तरीके से रिसर्च की जाती है, और वो पर्सन बायस्ड ना हो, वो पर्सन एक इंटीग्रिटी वाला पर्सन हो। तो जब ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं तब आपकी जो रिसर्च हो जाती है वो गुड हो जाती है। सो बहुत डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, या व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट मेक्स अ रिसर्च गुड, तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन करने होते हैं। Now next one is problem encountered by researchers in India. अब जो रिसर्च है वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, वन आफ्टर द अदर यू हैव टू फॉलो वेरियस स्टेप्स एंड देन यू get to like do successful research. Now there are many problems that researcher faces. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर जगह पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर हम इंडिया को स्पेसिफिकली फोकस करके देखें तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो रिसर्चर फेस करते हैं इंडिया में रिसर्च करने के टाइम पे। फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ अ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो रिसर्चर हैं उनको कभी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है उस चीज़ में किस तरीके से उनको रिसर्च करनी है, ट्रेनिंग कभी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट वन इज there is insufficient interaction between the university research departments on one side and business establishments, government departments and research institutions on the other side. अब हम इस स्टेटमेंट से ये बात तो समझ पा रहे हैं कि जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो सफिशिएंट नहीं होता है। बट क्यों नहीं सफिशिएंट, क्या ज़रूरत है इतना इंटरेक्ट करने की? देखिए, कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें बैकग्राउंड रिसर्च भी करनी होती है, उसके साथ हमें बैकग्राउंड भी देखना होता है। जो भी चीज़ें उससे, मान लीजिए बैंक की रिसर्च हम कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कितनी बैंक्स हैं, कितने नेशनलाइज्ड हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, ये सारी चीज़ें देखना। तो
इसकी वजह से जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें हमारा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी रिसर्च तक नहीं होता है, हमें बहुत अलग अलग जगह से भी डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारे इंडिया में जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो बिजनेस के स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ से हमें डेटा को लेना होता है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से जब भी हमें सेकेंडरी डेटा लेना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जब भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास हम जाते हैं कोई स्टैटिस्टिकल टूल सीखने के लिए या किसी तरह की ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से भी हेल्प ज़्यादा मिलती नहीं है। तो मतलब इन सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके बीच में सफिशिएंट इंटरेक्शन नहीं है। अगर ये मिल के और एक पार्टनरशिप में काम करें, मिल के काम करें, तो ऐसा ज़रूर हो पाएगा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प कर पाएगा, और जो आपका पर्टिकुलर वो है रिसर्च प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू हो पाएगा। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स इन आवर कंट्री डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस दैट अ मटेरियल सप्लाइड बाय देम टू द रिसर्चर विल नॉट बी मिसयूज्ड। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बिजनेस, ना सिर्फ बिजनेस बल्कि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे हम जब डेटा कलेक्ट करने जाते हैं और हम उनसे कोई सर्वे करने या कोई क्वेश्चन आयर फिल करवाने या रिस्पॉन्सेज उनके कलेक्ट करने जाते हैं, तो वो उन रिस्पॉन्सेज को अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो डेटा को छिपाते हैं और पूरी तरीके से वो चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि हो सकता है कि उन्होंने जो डेटा डिस्क्लोज कर दिया हो उसका मिसयूज हो जाए। ओके, इसकी वजह से एरर आ जाता है हमारे रिसर्च प्रोसेस में, और जो हम रिजल्ट डिराइव करते हैं अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस के थ्रू, वो हमें बहुत ही मतलब वैसा नहीं मिल पाता है, बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिल पाता है, वो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं पर्सनल बायसनेस की वजह से। Now, there does not exist a code of conduct for researchers, and inter-university and interdepartmental rivalries are also quite common. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है रिसर्चर्स के लिए, मतलब अगर रिसर्चर्स के को एक कोड बता दिया जाए, एक किस तरीके से उनको बिहेव करना है एज अ रिसर्चर, ये सारी चीज़ें उनको कभी सिखाई नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बेसिकली पता नहीं होता है कि व्हाट आर द बिहेवियर दैट दे हैव टू कैरी ऑन, दैट दे हैव टू कैरी एज अ रिसर्चर इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर डिपार्टमेंटल, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, दो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जो राइवलरी होती है, हम उनके यहाँ के रिसर्चर्स की हेल्प नहीं करेंगे, वो हमारे यहाँ के रिसर्चर्स की हेल्प नहीं करेंगे, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये सारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। एक पॉइंट हमसे यहाँ छूट गया है, रिसर्च स्टडीज ओवरलैपिंग वन अनदर आर अंडरटेकन क्वाइट ऑफन फॉर वांट ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। और इस तरीके से हम जो रिसर्च हमारे यहाँ हो चुका है, तो उसमें जो ओवरलैपिंग स्टडीज होती हैं बहुत ज़्यादा उसको लोग लेते हैं, क्योंकि उससे उनको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन the difficulty of adequate and timely secretarial assistance including computerial assistance। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि टाइम पे एडिक्वेट वे में सही तरीके से असिस्टेंस नहीं दिया जाता है रिसर्चर्स को। कंप्यूटर, वही बात है कि किस तरीके से अलग अलग टूल्स यूज़ करने रिसर्च के टाइम पे, इसका असिस्टेंस नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से भी जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट आपके रिसर्च का, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। देन लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट मैनी प्लेस। जो लाइब्रेरी होती है वो सबसे बड़ा सोर्स होती है आपके डेटा का, तो कई जगह पे इसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता है, इसकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। हमारे पास बुक्स नहीं होती हैं अच्छे से, लाइब्रेरी बुक इशू नहीं कर रही है, उसकी वजह से हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हम कंप्यूटर और इंटरनेट पर डिपेंड हो जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम होती है जो रिसर्चर्स को फेस करनी पड़ती है इंडिया में। नाउ there is also the problem that many of our libraries are not able to get copies of old and new acts, rules, reports and other government publication in time। और बहुत सारी जो हमारे यहाँ की लाइब्रेरीज हैं वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हैं, उनके पास पुराने और नए एक्ट के, रूल्स के, रेगुलेशंस के, लॉज के रिपोर्ट और कॉपीज नहीं होती हैं, जो कि रिसर्चर्स को हेल्प कर सकती हैं उनका रिसर्च करने में।
There is also the difficulty of timely availability of published data from various government and other agencies during the doing this job in our country. अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का ही काम करती हैं। वो रिसर्च करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाती हैं उसका रिजल्ट, और गवर्नमेंट उसके हिसाब से ही अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। बट टाइमली अवेलेबल नहीं होते हैं ये सारे पब्लिश डेटा गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से जो रिसर्चर्स हैं उनको अगर ये डेटा यूज़ करना होता है अपनी रिसर्च में तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनको टाइमली डेटा नहीं मिल पाता है। देन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड रिलेटेड थिंग्स। अब ये यहाँ देखिए एक तरीके से जो लास्ट पॉइंट है वो एक मिसलीनियस पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई रिसर्च करनी है, तो अब आपको क्वेश्चन आए प्रिंट कराना है, सबके पास क्वेश्चन आए सेंड करना है, पैसा लगता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे आने जाने का पैसा लगता है। फिर अगर आप कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल पेड होते हैं, उनके लिए पैसा देना पड़ता है आपको। तो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है रिसर्च का पूरा प्रोसेस। कई लोगों के पास इतना एक्सपेंस करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन आयर के थ्रू कलेक्ट करें या इंटरव्यू लें या ऑब्जर्वेशन के थ्रू लें या प्राइमरी डेटा लें या सेकेंडरी डेटा लें, क्या डेटा हमारे रिसर्च को सूट करेगी, ये सब डिसाइड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा इससे भी और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे कि जब हम डेटा कलेक्ट करें तो हमारे हमारे सैम्पल जो है वो कौन बेस्ट होंगे, ये डिसाइड करना इशू होता है। इसके बाद मान लीजिए अगर आपने ये सब चीज़ें कर भी ली तो कई सारे जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो बायस्ड होते हैं, तो उससे भी हमारा जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे कुल मिला जुला के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो रिसर्चर्स हैं हमारी कंट्री के, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो देयर इज़ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, इन सारे प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होता है और रिसर्चर इनको इन सारे हर्डल्स को पार करके और बहुत ही अच्छी रिसर्च लेके हर बार आते हैं। बट दीज आर फ्यू प्रॉब्लम that we face as an Indian researcher. So in this video lecture, we are till here we are going to complete till this topic, and in further video lecture we'll start with the new topic, that is research problem. This is also one of the very important topic. We'll study about the research problem, we'll study about how do we select the problem, what are the techniques involved in defining the problem, and the example. Meaning, objective, type and importance of research, research process and criteria of good research. We have also studied about the problems that researchers face in India. Now in this video lecture, we'll complete the last two topics of this unit, research problem and techniques involved in defining a problem. So without delaying, let us start with the topic. Research problem. A research problem in general refers to some difficulty which a researcher experiences in the context of either a theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for them. A research problem is one which requires a researcher to find out the best solution for the given problem, that is to find out by which course of action the objective can be attained optimally in the context of a given environment. So अगर हम इसको बहुत ही easily समझने की कोशिश करें तो हम इस बात को आपको कह सकते हैं, जब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे, सोसाइटी में जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करे। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसी डिफिकल्टी होती है या एक ऐसी प्रॉब्लम होती है किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, किसी जनरल लाइफ से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में जो रिसर्चर है वो रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता है। Okay, so what is a research problem? Research problem is a problem that actually a researcher experiences and want to find a solution for that research problem, and that is why वो पूरी तरीके से एक रिसर्च प्रोसेस का पूरा एक स्टेप बनाता है, सारे पूरे रिसर्च प्रॉब्लम के प्रोसेस के सारे स्टेप्स को फॉलो करता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजता है। ओके, Thus, we can say that there must be an individual or a group which has some difficulty or the problem. तो कोई ग्रुप होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जैसे वो होता है ना कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है सोसाइटी का, ठीक है, ऐसे कोई है इंसान, कोई लोग हैं, कोई ऐसा ग्रुप है जिसको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। Second one is there must be some objective to be attained at.
इफ वन वांट्स नथिंग वन कैन नॉट हैव अ प्रॉब्लम। और जो रिसर्चर है वो किसी ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना चाहता हो, तो वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे कि क्या करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को थोड़ा और एक्टिव बनाती हैं, थोड़ा और डिसिप्लिन बनाती हैं, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन खोजना है। हमारे मन में ये क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर ग्रुप, कौन सी ग्रुप, स्टूडेंट्स, उनको लेके, और हम इसका सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको आप रिसर्च प्रोसेस के थ्रू अटेन करना चाहते हो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप सॉल्यूशन खोजने के लिए भी रिसर्च नहीं करेंगे। Third one is there must be alternative means for obtaining the objective one wishes to attain. This means that there must be at least two means available to the research. If he has no choice of means, he cannot have a problem. तो जो रिसर्चर होता है उसके पास हर हाल में ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई तरीका होना चाहिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए। ओके okay? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम तो हमने, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रिसर्चर फेस करता है और वो उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए रिसर्च करना चाहता है पूरा प्रोसेस फॉलो करके। लेकिन इसके अलावा उसको, उस रिसर्च को करने के लिए आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑल्टरनेटिव है जिनके थ्रू हम इस रिसर्च की, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सकते हैं। एटलीस्ट दो आपके पास मीन्स अवेलेबल होना चाहिए उस रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए, सो दैट इन एनी केस इफ वन डजंट वर्क द अनदर वन प्रोवाइड्स यू विद द सॉल्यूशन। Then next one is there must remain some doubt in the mind of researcher with regard to the selection of alternative. This means that researcher must answer the question concerning the relative efficiency of the possible alternatives. तो आपके पास alternatives हैं, दो हो सकते हैं मिनिमम, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब रिसर्चर के माइंड में ये डाउट हो सकता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें बेस्ट रिजल्ट देगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिसर्च प्रॉब्लम को खोजते हुए उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। देयर मस्ट बी सम एनवायरनमेंट टू विच द डिफिकल्टी पर्टेन्स, और कोई एनवायरनमेंट होना चाहिए वो जिसमें वो डिफिकल्टी एग्जिस्ट हो रही हो, जिसमें वो डिफिकल्टी पर्टेन हो रही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो एक डिफिकल्टी होती है जो रिसर्चर फेस करता है अपने डे टू डे लाइफ में, और वो उसका सॉल्यूशन खोजना चाहता है, और इसकी वजह से वो रिसर्च अपना पूरा कंडक्ट करता है, और कोर्स ऑफ एक्शन मतलब पूरे स्टेप, पूरा प्रोसेस वो डिफाइन करके रखता है जिसके थ्रू वो सॉल्यूशन खोज सकता है उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके, और अल्टीमेटली वो किसी रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी विच अ रिसर्चर फेसेस। और उसमें ये 4-5 कंटेंट ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि कोई ग्रुप होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका हमें सॉल्यूशन खोजना है, तो कोई ऑब्जेक्टिव हमारे पास होना चाहिए कि हम क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव इस रिसर्च का क्या है। इसके अलावा किस किस तरीके से हम ये रिसर्च कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स दैट वी हैव व्हाइल कंडक्टिंग दिस रिसर्च। इसके अलावा क्या हो सकता है कि रिसर्चर के माइंड में हमेशा डाउट होना चाहिए कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होगा, और अल्टीमेटली इस डाउट का आंसर उसे ऐसे करना चाहिए कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे एफिशिएंट होगा और सबसे अच्छे से हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाएगा। और लास्ट है कि कोई ना कोई ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें ये रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो। अब वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, देखिए हमने पढ़ा कि जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो, और ऑल्टरनेटिव हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, ऐसी चीज़ें हों जिसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज पाएँ। तो व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट अ रिसर्चर हैज़ टू ऑब्जर्व, और उसके हिसाब से ही उसको वो सॉल्यूशन खोजना चाहिए। क्या-क्या सॉल्यूशन हो, क्या-क्या मतलब तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम को खोज सकते हैं। Subject which is overdone should not be normally chosen, for it will be a difficult task to throw any new light in such a case. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, आपको ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे टॉपिक को अवॉइड नहीं करेंगे, बार बार उस पर रिसर्च करते रहेंगे, तो आपकी जो स्टडी है, आपका जो रिसर्च है, कुछ नया नहीं होगा, पुराना ही होगा।
वही चीज पुरानी चली आ रही है, ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च इस पे हो चुके हैं, अब और नए रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड वन इज कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं आपको चूज करना है। अगर आपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक चूज कर लिया तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कंक्लूजन डिराइव करते हो तो एज अ रिसर्चर यू हैव टू बी वेरी फ्रैंक। जो भी आपके डेटा ने सपोर्ट किया है उसी के हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। तो कंक्लूजन अगर थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल होता है तो फिर बहुत ज़्यादा लोग उसको अपोज करने लगते हैं। किसी भी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए आपका रिसर्च प्रोसेस, आपका रिसर्च वर्क। थर्ड इज टू नैरो और टू वेग प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही नैरो है या बहुत ही कंफ्यूज्ड टाइप की है, आपको ऐसे किसी प्रॉब्लम को चूज नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे प्रॉब्लम को चूज करना चाहिए जो बहुत ही क्लियर है, आपको पता है एग्जैक्टली exactly कि क्या आप अचीव करना चाहते हो इस रिसर्च से, और आपको वहां पे वो चीज डिफाइन करनी होती है। देन the subject selected for research should be familiar and feasible so that the related research material or sources of research are within one's reach। तो जो सब्जेक्ट होता है रिसर्च का वो थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप फाइनेंस में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको साइकोलॉजी में रिसर्च करने को कहा जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आप प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हो रिसर्च करने के लिए, उससे आप हमेशा कुछ फेमिलियर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि एक बैकग्राउंड आपके पास सेट होता है और आपको पता होता है कि उसमें जो जो चीज़ें हमें, जो जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो कैसे कैसे फॉलो होंगे। ओके। The importance of the subject, the qualification and the training of a researcher, the cost involved, the time factor are few other criteria that must also be considered in selecting a problem। तो उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज और ट्रेनिंग, किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, कितना पैसा लगेगा पहले से ही आपको सोच के रखना है, उसका अरेंजमेंट करके रखना है। आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। देन सिक्स्थ वन इज द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ प्रिलिमिनरी स्टडी। तो जो आप रिसर्च करने वाले हैं उससे पहले आपको हमेशा एक प्रिलिमिनरी स्टडी कर लेनी होती है, पहले से ही आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ लेनी होती हैं। ओके। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, तो हम ये सारे पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रख कर ही उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। ओके। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और सिंस ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो ये बात, दिस इज सजेस्टेड दैट यू शुड आपको ये हेडिंग बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, एज इट इज यू हैव टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम? जब आप प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो तो क्या टेक्निक्स होती हैं? फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे। तो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड in a broad general way, keeping in view either some practical concern or some scientific or intellectual interest. It is considered advisable to do some field observation, and as such the researcher may undertake some sort of preliminary survey or what is often called pilot survey. Now जब भी आपको कोई रिसर्च प्रॉब्लम हो जिस पे आपको रिसर्च करना है, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको वो बहुत ही जनरल वे में, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। कि जैसे हो सकता है कि आपके रिसर्च में आप बहुत डिफिकल्ट स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर रहे हो, बट आपको वहाँ इस चीज़ को टॉपिक में नहीं दिखाना है। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम लिख रहे हो तो आपको उसको बहुत ही जनरल वे में वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो आपने उसको बहुत ही जनरल वे में और बहुत ही आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया। और आपको इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आप ऐसी कोई रिसर्च करने जाएं तो आप पहले ही एक पायलट सर्वे का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आप जब थोड़े से सैंपल के साथ छोटा सा एक मतलब सर्वे कर लेते हो, ये समझने के लिए कि आगे जो हम बड़े लेवल पे रिसर्च करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आएगी। तो पायलट सर्वे आपको हेल्प करता है ये चीज़ें समझने में। So, what are the techniques involved in defining a problem? The first step is that you have to state the problem, research problem, in a very general way so that it could be understood by each and every person who is going through the project report. Okay. Second one is understanding the nature of the problem. The next step is defining the problem is to understand its origin and nature clearly. वो problem कहाँ से आई है,
किस टाइप की प्रॉब्लम है, टेक्निकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, सारी चीजें समझना. The best way of understanding the problem is to discuss it with those who first raised it in order to find out how the problem originally came about and with what objectives in view. तो सबसे अच्छा इसका तरीका ये होता है कि आप ऐसे लोगों से बात करिए. प्रॉब्लम का जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप उन लोगों से बात करिए जो पहले इस टाइप की रिसर्च कर चुके हों, या जो जिनको एक्चुअली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या जिन्होंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया था, उन लोगों से आप बात करिए. तो इस तरीके से यू गेट टू अंडरस्टैंड द nature of the problem very well. Then comes surveying the available literature. Now you have to survey all the literature that is available रिलेटेड टू योर टॉपिक. तो आपके टॉपिक से रिलेटेड जितना भी रिसर्च का, जितना भी लिटरेचर है, वेबसाइट पे, जर्नल पे, आर्टिकल पब्लिश्ड है, न्यूज़पेपर है, जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं, आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए. देन फोर्थ स्टेप इज डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन. सो अ रिसर्चर must discuss his problem with his colleagues and others who have enough experience in the same area or in working on similar problem. This is quite often known as an experience survey. तो कोई ऐसे लोग जो, या तो अपने कलीग्स के साथ आप डिस्कस करिए जो कि रिसर्च कर रहे हो किसी और टॉपिक पे, तो वो आपको बता पाएंगे कि इसको आप और अच्छे से कैसे कर सकते हो, या जो लोग उससे पहले रिसर्च कर चुके हैं आप उनसे बात करिए, या मतलब इस तरीके से आप ऐसे लोगों को खोजिए जिनका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, और उनसे डिस्कशन के थ्रू आप ये आइडिया कलेक्ट करिए कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर रिसर्च आप किस तरीके से कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज रिफ्रेसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. अब आपने अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम था उसको बहुत ही जनरल वे में प्रेजेंट किया, फिर उसका नेचर आपने समझा, उसमें और डीप स्टडी करके जितने लिटरेचर थे आपने उसको पढ़ डाला, और जितने भी लोग आपके आसपास थे उनसे आपने उनके साथ डिस्कस किया, और अल्टीमेटली जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है इसको आपने बहुत ही इजी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में रिफ्रेस कर दिया, और अब आप इसी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ अपनी रिसर्च को आप करने वाले हो. तो इसका देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है. In this form, the question has a number of ambiguities such as what sort of productivity is being referred to. अब देखिए मान लीजिए कोई फॉर्म होगा, अब उसमें बहुत तरह का हम जो आपका कह सकते हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो फेस कर सकते हैं. What sort of productivity is being referred to? With what industries the same is related? With what period of time the productivity is being talked about? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपने रिसर्च प्रॉब्लम ली, अब उसमें इतने सारे जो आपके कोई टॉपिक लिया आपने रिसर्च का, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको इस पे रिसर्च करनी है, तो अब आप क्या करेंगे उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और इस तरीके से जिस तरीके से आपके दिमाग में आ रहा है आपको उस तरीके से उसको नहीं लिखना है, आपको उसको जनरल वे में लिखना है, आपको उसके बारे में जितने भी लिटरेचर है उसका और सर्वे करना है, उसको डिस्कस करना है, और अल्टीमेटली उसको एक बहुत ही अच्छा फॉर्म देना है. तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई रिसर्च होती है तो एक बहुत ही अच्छा सा रिसर्च प्रॉब्लम होता है, और उसी से रिलेटेड सारी की सारी आपकी जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होता है वो होता है. तो इस तरीके से हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. सो दिस इज ऑल. ये आपका कंप्लीट आप कह सकते हैं कि आपका पूरा यूनिट 1 था, मॉड्यूल 1 था आपके रिसर्च बीआरटी का. ठीक है, बिजनेस रिसर्च टूल्स का. इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि हमने मीनिंग पढ़ा रिसर्च का, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, हमने टाइप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा रिसर्च का, क्या क्राइटेरिया होते हैं जो रिसर्च प्रोसेस को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, और क्या टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो ये आपका कंप्लीट यूनिट 1 था. आई होप स्टूडेंट्स आपको इन 7 लेक्चर्स में सारा जो आपका यूनिट 1 में टॉपिक है वो सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो, और अब इसके साथ हम अपने यूनिट 1 को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं. यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 भी प्लीज़ फॉलो अप कर लीजिएगा. थैंक यू.